हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 16 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जल, एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ दी गई है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम जल को कैसे बचाया जाता है, जल का कितना उपयोग होता है, इसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिला वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जल दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जल को बचाने के लिए प्रयत्न कर सकें, उसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि जल हमें पीने के लिए, धुलाई, खाना पकाने, सफाई और बहुत सारे कामों के लिए हमें उसका उपयोग होता है। और इन सब कामों को अगर ले लें तो करीब प्रति व्यक्ति 50 लीटर की मात्रा जो होती है उसका यूज़ करते हैं। तो यह जो होता है यह करीब प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर यहाँ पे जैसा कि बताया गया है। तो इसलिए हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि कैसे पानी की कमी होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे एक जो कोटेशन है, वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल कितना उपलब्ध है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से ये तस्वीर जो ली गई है पृथ्वी की, तो ये पूरा ज़्यादातर नीला दिखता है। वो इसलिए नीला दिखता है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग यानी करीब 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाए जाते हैं, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयोग नहीं होते हैं। उपयोग के लिए जो हमें उपयुक्त जल होता है वो होता है अलवड़ जल। ठीक है, जिसमें सॉल्ट ना हो, जिसे हम ताज़ा जल कहते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ पे बताया गया है कि एक बाल्टी में पानी ली गई है। ठीक है, अब इस बाल्टी के पानी को यहाँ पे मान लिया गया है कि ये हमारी जितनी पूरी पृथ्वी का जल है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी का जल है। उसके बाद इसमें से करीब जो होता है, ये अगर यहाँ पर ये 1 चम्मच के हिसाब से बताया गया है, यहाँ पे 1 चम्मच को लेकर यहाँ पे नापा जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो है ये करीब 20 लीटर का पानी आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, करीब 500 ml पानी यहाँ पे निकाल लिया गया है मग में। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर उपलब्ध हमारा अलवड़ जल है, यानी कि बाकी 20 लीटर में से जो 500 ml बस निकाले गए हैं वही हमारे लिए पीने योग्य पानी में से हैं। लेकिन हम उसमें से भी क्या करते हैं, करीब यहाँ पे करीब 150 ml इसमें से भी निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस 500 ml में से 150 ml और निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि ये जो 150 ml है ये हमें भौम जल के रूप में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से जब 1/4 चम्मच का ये जल यहाँ पे निकाला गया, तो ये हमें बताता है ये विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवड़ जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो जो हमने 20 लीटर में से 500 ml पानी निकाल दिया, तो जो बाल्टी में बचा हुआ पानी है वो हमारा है समुद्र और महासागरों का उपस्थित लवड़ जल। ठीक है, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले ये जल को दर्शाते हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हमने जो मग में पानी लिया है 500 ml, ये जो है हमें उस बचे जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है, और यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो हैं हमें क्या होता है कि हम इस पानी को असीमित संसाधन मानते हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये सीमित होती है। अब हम देखते हैं कि जल की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 6 में जल चक्र के बारे में देखा था कि कैसे कैसे जल चक्र चलता है। तो जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है, ये कुछ पजल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मज भॉल लिखा है, तो ये होगा भौम जल, ये वाष्प,
संघनन, बादल, वाष्पोत्सर्जन और यहाँ पे अंतःस्यंदन और यहाँ पे वर्षा के लिए बताया गया है। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ भौम जल होते हैं। यहाँ से समुद्र से या नदियों से जो भाप बन के जो होता है, वाष्प बन के पानी ऊपर उठता है, ये फिर संघनित होकर बादल बनता है। उसके बाद ये फिर जब ये जल की बूंदों के रूप में फिर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो ये जल चक्र था। तो ठोस अवस्था में जल जो होते हैं बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और द्रव अवस्था में जल जो होते हैं महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भौम जल में भी पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जल का उसके तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप से जो जल चक्र यहाँ पे बताए गए थे, तो उसको हमने सॉल्व किया। तो अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब या कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति जो होती है वो पाइपों से की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो लोग कई किलोमीटर दूर चल के जाते हैं पानियों के लिए। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों और हैंडकूपों से यह जल को प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं भौम जल, यानी जल का जो महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल, उसके बारे में। ठीक है, अगर हम कहीं पे खुदाई करते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो हमें आर्द्र पाती, और अगर हम और नीचे जाएं तो वहाँ पे हमें एक पानी का स्रोत मिल जाता है। तो जहाँ मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं, इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर भी परिवर्तित हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई या भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ठीक है, तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जल मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। तो भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। ठीक है, तो जिससे नीचे जो होता है पानी का लेवल मेंटेन रहता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, और कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे जो होते कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों का जल भर जो है कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों या हैंडकूपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर भौम जल को यहाँ हैंडपम्प से यहाँ निकाला जाता है नदियों झीलों से भी, तो ये क्या होता है कि ये वर्षा से इनकी पुनः पूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं अगर निर्माण कार्य होता है तो उसमें देखा जाता है कि भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए संछिद्रण यानी बोरिंग की जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो अब भौम जल का स्तर का अक्षय देखते हैं। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्रकृति प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और यह कई कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा यानी बारिश का कम होना भी एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचे कर सकते हैं। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है वन अपरोपण यानी वनोन्मूलन, यानी कि वनों को काट देना, और जल के अवश्रवण के लिए भी ये प्रभावित क्षेत्र में कमी हो जाती है। जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालय और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है।
इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवशोषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि जो फर्श होते हैं वो पक्के कर दिए जाते हैं, तो पक्के फर्श से जल आसानी से अवशोषित नहीं होता है, जबकि घास के मैदानों, बगीचे आदि से जल तुरंत अवशोषित हो जाता है। ठीक है। और निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रायः भौम जल का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग करें और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवशोषण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अपक्षय हो रहा है और वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है, तो उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जो अधिकांश उद्योग है उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल है वो भौम जल है। तो आगे है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का ही उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप भौम जल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। आगे है जल का वितरण। कई कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत ही असमानता होती है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत ही कम होती है। तो कहीं पर बाढ़ आ जाते हैं तो कहीं पर सूखा उन्हें झेलना पड़ता है। ठीक है। आगे यहाँ पे मानचित्र बताया गया है कि किन क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश होती है, कहाँ पे कम है, कहाँ न्यूनतम है। तो यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद ये जो पर्पल में है 200 से 400 सेंटीमीटर, ब्लू में 100 से 200 और यहाँ पे ये जो है ये 60 से 100। उसके बाद बहुत ही कम वर्षा होती है। आगे है जल प्रबंधन। हमने जो है क्लास 6 में देखा था कि कई जगह पे क्या किया गया था, जल की नियमित आपूर्ति को सुनियोजित करने के लिए पाइप तंत्र के द्वारा उनको बनाया गया था। ठीक है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए, तो इसलिए जल आपूर्ति पाइपों में यहाँ पर रिसाव भी होते हैं, तो जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जल जो होते हैं रिस कर बह जाते हैं। यह नागरिक अधिकारियों का उनको ये करना चाहिए कि बहुमूल्य जल को व्यर्थ ना होने दें। तो कुप्रबंधन और बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। तो हम जो होते हैं बहुत तरीके से पानी को बर्बाद करते हैं। कोई काम कर रहे हो और पानी को खुला छोड़ देते हैं, तो जिससे क्या होता है, पानी की बहुत बर्बादी होती है। तो उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होगी, जबकि हमें पहले से पता है कि इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और हमें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो हमें इसको बचाना चाहिए, इसका संग्रहण करना चाहिए। तो वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण कहते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण के बारे में भी हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे देश में हम अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का एक पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती है और जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को अब फिर से बनाया जा रहा है और इनका पुनः उत्थान किया गया है। कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो पा रहा है। ठीक है, जिससे सिंचाई के लिए भी पानी इनको आसानी से मिल जाते हैं। आगे है
हमारी भूमिका यानी आपकी भूमिका। तो हम इसमें क्या है कि जल की बर्बादी को करने के लिए अनेक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, रिसते हुए नल जो होते हैं उनको बंद करना चाहिए, यानी कि पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। आगे बताया गया है कि पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। गमले के पौधों को यदि कुछ दिन तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं और या फिर सूख जाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं हमें भोजन देते हैं, और अगर उन्हें पोषण ना मिले, पानी ना मिले, तो फिर ऑक्सीजन ना ही मिलेगा, ना ही भोजन मिलेगा। तो क्या होगा कि जीवन जो होगा पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जल को बचा कर रखना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए गए, इसको हम आगे में जो है मेन पॉइंट्स उसमें देख लेते हैं। जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी होता है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों से रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते और अंततः सूख जाते, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।